हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें स्टोकियोमेट्री का लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करना है। आज हमने स्टोकियोमेट्री के जो रिमेनिंग रिलेशनशिप्स रह गए थे उसको देखना है, लाइक वॉल्यूम एंड वॉल्यूम मोल्स एंड वॉल्यूम मास। आज हमें थोड़ा वॉल्यूम को इंट्रोड्यूस करवाना है। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो स्टोकियोमेट्री के रिलेशनशिप्स पढ़े हैं उसमें हमने मैसेज, मोल्स सिर्फ उन्हीं के साथ डील किया है, हमने वॉल्यूम नहीं देखा था। आज हम वॉल्यूम को भी यूज करेंगे। जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा थे, सबसे पहले हमने देखा था कि व्हाट आर स्टोकियोमेट्रिक रिलेशनशिप्स होते क्या है। एक न्यूमेरिकल रिलेशनशिप होता है बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। हमने रिएक्टेंट्स को देखते हुए प्रोडक्ट्स को क्वांटिफाई करना होता है इन न्यूमेरिकल वैल्यूज में। फिर हमने देखा था मोल मोल रिलेशनशिप, जिसमें था कि मोल्स रिएक्टेंट्स के मोल्स को प्रोडक्ट के मोल्स के साथ रिलेट करवाना था। रिलेट का मतलब होता है कि क्वांटिफाई करवाना, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को कैलकुलेट करना। बेसिकली जहां पर भी क्वांटिफाई का वर्ड यूज हो रहा है उसका मतलब है कि हमने कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है, कैलकुलेटर वर्क करना है। फिर हमने मोल मोल रिलेशनशिप देखा था, मैस मैस रिलेशनशिप देखा था, जिसमें हम मैस ऑफ रिएक्टेंट्स को मैस ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ रिलेट करवाते थे। फिर हमने इसका रिवर्स देखा, लाइक क्रॉस देखा कि मैस मोल के मैस ऑफ रिएक्टेंट्स को मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स के से कैसे रिलेट करवाएं। फिर हमने इसका रिवर्स देखा कि मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स को मैस ऑफ प्रोडक्ट्स से कैसे रिलेट करवाएं, क्वांटिफाई करवाएं, किस तरह से कैलकुलेशंस करें। हमने सैंपल प्रॉब्लम्स किए थे और जो बुक में क्विक चेक्स हैं उन सबको सॉल्व किया था। एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स भी किए थे, लेकिन हमने कोई एमसीक्यूज नहीं किए थे। आज हमने एमसीक्यूज प्रैक्टिस भी करनी है। वीडियो के एंड पे नहीं, बस थोड़ा मिड में ही आ जाएंगे एमसीक्यूज भी। एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे, उससे पहले हम दो स्टोकियोमेट्रिक रिलेशनशिप्स जो है उनको देखते हैं। पहले हम देखेंगे वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप को। वॉल्यूम वॉल्यूम इसका मतलब है कि रिएक्टेंट्स के वॉल्यूम को प्रोडक्ट के वॉल्यूम के साथ रिलेट करवाना है। देखना है कि किस तरह से रिएक्टेंट्स का वॉल्यूम प्रोडक्ट्स के वॉल्यूम के साथ रिलेट करता है। रिलेट का मतलब है कि न्यूमेरिकल वैल्यूज चेकआउट करेंगे हम, वो भी हम देखते हैं, आपको समझ आ जाए। अच्छा, सबसे पहली बात वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप्स के लिए कि ये एप्लीकेबल है ओनली फॉर गैसियस रिएक्शंस। हमने देखना है कि ऐसा रिएक्शन हो हमारे पास जिसमें रिएक्टेंट्स भी गैसेस फॉर्म में है और प्रोडक्ट्स भी गैसेस फॉर्म में है, तो फिर हम वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप को यूज करें। ओके, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये गैसेस हैं, और वाटर वाटर भी वेपर्स फॉर्म में है, तो ये हम गैसेस ही इसको कंसीडर करेंगे। ओके, तो इस इक्वेशन में हम वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप को चेक करें कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम इस वाटर वेपर्स के वॉल्यूम से कैसे रिलेट करता है, वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम इस इक्वेशन का मोल इंटरप्रिटेशन करते हैं। ये भी हम प्रीवियस लेक्चर में देखा है कि मोल इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, कि जो कोफिशिएंट्स हैं इक्वेशन के वो मोल्स के इक्वल होते हैं। तो ये आएगा 2 मोल्स और 1 मोल ऑक्सीजन गैस और 2 मोल्स बन रहे हैं वाटर वेपर्स। ओके, तो ये तो थी इसकी मोल इंटरप्रिटेशन। अब वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप में पहली कंडीशन तो ये है कि इक्वेशन होनी चाहिए गैसेस, लाइक रिएक्टेंट्स भी गैसेस होने चाहिए और प्रोडक्ट्स भी गैसेस होने चाहिए। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कि हमारे रिएक्टेंट्स भी गैसेस फॉर्म में है और प्रोडक्ट्स भी गैसेस फॉर्म में है, फिर हम एक न्यू चीज एप्लीकेबल कर सकते हैं। वो क्या कि जितने मोल्स हैं, मोल्स की जगह हम लीटर्स लिख सकते हैं। लाइक इसको हम लिख सकते हैं कि 2 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस प्लस 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस रिएक्ट करके बना रहा है 2 लीटर्स ऑफ वाटर वेपर्स, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू लीटर्स। लेकिन ये कंडीशन सिर्फ एप्लीकेबल है ओनली फॉर गैसियस रिएक्शंस के लिए, ओनली फॉर गैसियस रिएक्शंस के लिए, जिसमें हमने देखना है कि हमारे रिएक्टेंट्स भी गैसेस फॉर्म में हो और प्रोडक्ट भी गैसेस फॉर्म में हो।
फिर हम मोल्स को लीटर्स लिख सकते हैं। जो कॉफिशिएंट है इक्वेशन में उसको हम लीटर्स लिख सकते हैं। अब ये यहाँ पे भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस या 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो गैसेस के लिए हम लीटर्स का की टर्म यूज क्यों कर रहे हैं? लीटर्स तो जो है वो लिक्विड्स के लिए कॉमनली यूज होता है कि लाइक हम कह देते हैं कि 2 लीटर्स ऑफ वाटर या 1 लीटर ऑफ मिल्क एंड एक्सेट्रा। तो ये भी हम सेकंड वीडियो लेक्चर में या नहीं सॉरी थर्ड वीडियो लेक्चर में हम देख आए थे कि लीटर्स को एज अ यूनिट हम यूज कर सकते हैं फॉर गैसेस के लिए भी, क्योंकि लिक्विड्स की तरह गैसेस भी फ्लो करती है। ऐसा है ना, जैसे लिक्विड को पोर करते हैं तो वो फ्लो करता है, तो इसी तरह गैसेस भी फ्लो करती है। तो इसलिए हम लीटर्स को गैसेस के लिए भी यूज कर सकते हैं और लिक्विड्स के लिए तो यूज करना बहुत कॉमन बात है। फिर हमने कहा था कि सॉलिड्स के लिए क्या लीटर्स को यूज कर सकते हैं, तो टेक्निकली तो सॉलिड्स के लिए लीटर्स को यूज करना ठीक है, लेकिन कॉमन स्पीच में हम सॉलिड्स के लिए लीटर्स यूज नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि 1 लीटर ऑफ आयरन रॉड्स, या आप ऐसा नहीं कहते कि अगर आपके घर में या आपके किसी फ्रेंड को आयरन डेफिशिएंसी है तो आप ये नहीं उसे कह सकते कि यू कैन टेक 2 लीटर्स ऑफ आयरन रॉड्स यू शुड टेक, ऐसे हम नहीं कहते। तो सॉलिड्स के लिए हम लीटर्स यूज नहीं करते, गैसेस के लिए भी लीटर्स यूज करते हैं, लिक्विड्स के लिए भी लीटर्स यूज करते हैं। तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली रिलेटेड टू है लीटर्स, ये है सिर्फ ओनली फॉर गैसियस रिएक्शंस। और एक वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप में यूज होता है एवोगैड्रोस लॉ। ये भी हम ऑलरेडी देख आए हैं कि गैस टाइप ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता एवोगैड्रोस लॉ। चाहे गैस ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ऑर्गन है, नियॉन है, कोई भी गैस है, अगर वो इक्वल वॉल्यूम में है, इक्वल वॉल्यूम कि अगर ये भी 1 लीटर है, हाइड्रोजन भी 1 लीटर है, ऑर्गन भी 1 लीटर है, नियॉन भी 1 लीटर है, ये हो गए इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस, कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इन सारी गैसेस में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होने का मतलब है इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। ओके, तो जब इक्वल नंबर ऑफ मोल्स हैं तो यही से हम डायरेक्ट रिलेट कर देते हैं लीटर्स को मोल्स के साथ। तो ये वाला जो कंसेप्ट है कि नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली रिलेटेड टू है लीटर्स, ये बेसिकली एवोगैड्रोस लॉ से आया है। हमने थर्ड वीडियो लेक्चर में एवोगैड्रोस लॉ को कंप्लीटली देखा था, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किए थे, एमसीक्यूज किए थे। तो जिसने वो एक लेक्चर नहीं देखा तो बेटर है थोड़ा सा वहां से इसका ओवरव्यू ले आए, और जो सुन के यहाँ तक आए हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, तो सारा ज्यादा समझ में आता है। जिन्होंने नहीं सुना उन्हें भी समझ में आता है, मैं पूरा एक्सप्लेन करती हूँ आपको भी जरूर समझ आएगा। ठीक है, तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ सैंपल प्रॉब्लम्स जो हमारी बुक में हैं वो देखते हैं, आपको इस वॉल्यूम से रिलेटेड ज्यादा समझ आएगी। तो ये है हमारे पास सैंपल प्रॉब्लम। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ अमोनिया दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ 100 decimeter cube hydrogen with excess of nitrogen at STP. STP is standard temperature and pressure. स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की 2 कंडीशंस होती हैं, एक रूम टेम्परेचर की वो होता है 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एक और कंडीशन होती है विच इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm। ये वाली कंडीशन मोस्टली बुक्स पे लिखी हुई होती है, लेकिन इस कंडीशन को मोस्टली इग्नोर किया जाता है, हालांकि ये भी एसटीपी ही है। ओके, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की ये 2 कंडीशंस होती है। तो बैलेंस इक्वेशन इज उसने दी हुई है, और ये जी साथ लगाया हुआ है, जी का मतलब है गैसेस। तो नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है तो 2 अमोनिया गैस बनाती है। सबसे पहले हम इस इक्वेशन की मोल इंटरप्रिटेशन करेंगे, मोल इंटरप्रिटेशन करेंगे, यानी कि जो कोफिशिएंट्स हैं वो मोल्स की बनेगी। आ जाएगा 1 मोल नाइट्रोजन एंड 3 मोल्स हाइड्रोजन प्रोड्यूस करती है 2 मोल्स अमोनिया। ओके, अब हम इसकी लीटर्स इंटरप्रिटेशन करेंगे। हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू नंबर ऑफ लीटर्स, अभी देख कर आए हैं। तो 1 मोल यानी कि हम लिख देंगे कि 1 लीटर नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद
3 liters hydrogen to form 2 liters ammonia. ओके, अब क्वेश्चन में वो कह रहा है कि 100 डेसीमीटर क्यूब। अब बच्चे यहाँ पे परेशान के लीटर्स में हमने कर दिया है, वो उसने डेसीमीटर क्यूब कहा हुआ है, तो वो भी देखो कि 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के। इस रिलेशनशिप को आपने अपने माइंड में बिठा लेना है कि 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के। तो हम यहाँ पे लीटर्स जहां जहां पे है वहां पे डेसीमीटर क्यूब पुट कर सकते हैं। लाइक इसको मैं 1 डेसीमीटर क्यूब नाइट्रोजन लिख सकती हूँ, इसको 3 डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन, और इसको भी फिर 2 डेसीमीटर क्यूब अमोनिया पुट कर सकते हैं। ओके, अब क्वेश्चन में वो कह रहा है कि 100 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन, इक्वेशन के मुताबिक 3 डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन जब 1 डेसीमीटर क्यूब नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो 2 डेसीमीटर क्यूब अमोनिया बनता है। तो 3 डेसीमीटर क्यूब है हाइड्रोजन, लेकिन हमें रिक्वायर है 100 डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 100 लेकर आना है, तो कैसे लेकर आएंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को। वेरी गुड, पहले इसको यूनिटी करेंगे। यूनिटी करने के लिए पहले पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करेंगे। ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3 डेसीमीटर क्यूब नाइट्रोजन, और ये 1 डीएम क्यूब। प्रीवियस पूरे लेक्चर में इस यूनिटी को मैंने आई थिंक 100 टाइम्स तो रिपीट किया होगा, नहीं 100 टाइम्स नहीं 20 टाइम्स तक तो किया ही होगा। इतने तो सैंपल प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स हमने कर ही लिए। तो हमने अब यूनिटी कर लिया है। यूनिटी के करने के बाद अब हम इसको 100 बनाना चाहते हैं, तो अब हम पूरी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, इस स्टेप की आपको समझ आई है। तो यहां आ जाएगा 100 डेसीमीटर क्यूब, और इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा 33.3 डेसीमीटर क्यूब लिख लो या लीटर्स लिख लो, और ये 100 डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन, और ये आएगा 66.7 डेसीमीटर क्यूब अमोनिया। यहाँ हमारा आंसर आ गया है कि अगर 100 डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन होंगे तो फिर हमें 33.3 डेसीमीटर क्यूब नाइट्रोजन चाहिए होगी, और फिर हमारा प्रोडक्ट बनेगा 66.7 डेसीमीटर क्यूब्स या लीटर्स ऑफ अमोनिया, और होगा सारा काम एसटीपी पर। अब हम नेक्स्ट एक क्विक चेक है उसको सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारे पास क्विक चेक 4.7 की कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड एट एसटीपी व्हेन 4.5 डेसीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन इज बर्न्ड बाय अ पर्सन। बर्न्ड का मतलब है रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन। रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, इसको बर्निंग प्रोसेस भी कहते हैं, इसको कंबस्टन रिएक्शन या कंबस्टन प्रोसेस भी कहते हैं। तो ऑक्सीजन इज इन एक्सेस। ऑक्सीजन एक्सेस में क्यों है? क्योंकि रिएक्शन हो रहा है इन एयर, एयर से ऑक्सीजन मिलेगी। तो मीथेन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। जी स्टैंड्स फॉर गैसेस। ओवरऑल रिएक्शन इज इन गैसियस फॉर्म। अब हम इस पे वॉल्यूम रिलेशनशिप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस इक्वेशन का मोल इंटरप्रिटेशन करो कि 1 मोल मीथेन रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑक्सीजन एंड टू प्रोड्यूस 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल्स वाटर। अब इसका लीटर्स इंटरप्रिटेशन कर दो। पहले हम क्या करते होते थे? मोलर मैस इंटरप्रिटेशन करते होते थे जब मैस इन्वॉल्व हो जाता था, लेकिन अब यहाँ पे वॉल्यूम इन्वॉल्व हुआ है, इस वजह से हमें लीटर्स में करना पड़ रहा है। हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू लीटर्स। तो यहाँ आ जाएगा 1 लीटर्स मीथेन एंड 2 लीटर्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस 1 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 लीटर्स वाटर। अब लीटर्स को फिर डेसीमीटर क्यूब में एक्सप्रेस कर दो, ठीक है। अब जरा डेसीमीटर क्यूब में एक्सप्रेस कर दो, लीटर्स की जगह डेसीमीटर क्यूब लिख दो। ये मैं बार बार इसलिए आपको बताती हूँ ताकि आपके माइंड में ये चीज बैठ जाए कि 1 लीटर इज इक्वल टू है 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। ऐसे ज्यादा प्रैक्टिस होगी ना तो फिर आप अच्छे से आपको चीजें याद रह जाएगी। तो अब डेसीमीटर क्यूब में हमने लिख दिया इस इक्वेशन को। अब हम इसको थोड़ा सा कंसाइज करेंगे। वो कैसे?
हम क्वेश्चन में देखेंगे कि उसने कहा हुआ है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2। हम इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंसर्न है। When 4.5 डेसीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन इज बर्न, और इस मीथेन के साथ बर्न है। ये जो बाकी के दो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ना, इसके साथ हम फजूल में तो नहीं, लेकिन ये है कि हम एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। एक्स्ट्रा काम करना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हम अपना टाइम भी देखेंगे। इसके साथ हम वैसे लिखते रहेंगे, लेकिन जहां पे कैलकुलेटर वर्क होगा इसके साथ हम कैलकुलेशंस नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में तो हमें ये रिक्वायर्ड ही नहीं है, ना ऑक्सीजन ना वाटर। हमने सिर्फ मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंसर्न रहना है, सिर्फ मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड तक लिमिटेड रहना है। तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बताती है कि 1 डेसीमीटर क्यूब मीथेन अगर होगा तो वो 1 डेसीमीटर क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में वो कह रहा है कि 4.5 डेसीमीटर क्यूब्स ऑफ मीथेन है, तो यहाँ पे 1 नहीं है। अब 1 को 4.5 करने के लिए क्या करेंगे, पूरी क्वेश्चन को 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये ऑलरेडी यूनिटी है ना, अब इस यूनिटी को मजीद यूनिटी तो नहीं कर सकते, तो अब इसको 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी क्वेश्चन को, यहाँ आ जाएगा 4.5 डेसीमीटर क्यूब मीथेन के। अब इसको भी कैलकुलेट कर लेना, और ये आ जाएगा 4.5 डेसीमीटर क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। और इसको भी जब 2 क्रॉस 4.5 करेंगे, इसने पूछा नहीं हुआ ये वाला, तो ये 9 डेसीमीटर क्यूब आएगा। ओके, तो ये है हमारा आंसर कि अगर 4.5 डेसीमीटर क्यूब मीथेन होगा तो 4.5 डेसीमीटर क्यूब ही कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। 1-1 रिलेशनशिप है। नेक्स्ट अब हमने एक दो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करने हैं वॉल्यूम रिलेशनशिप से रिलेटेड ही, जो हमने एवोगाड्रोस लॉ को थोड़ा सा देखा और इन गैसेस को जो हमने डील कर रहे हैं, इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस है, उसको हम देखते हैं। ओके, अच्छा ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन है कि 2 आइडेंटिकल हीलियम फिल्ड बलून्स ईच विद अ वॉल्यूम ऑफ 20 लीटर्स आर अलाउड टू राइज इनटू द एटमॉस्फेयर। One rises to an altitude of 3000 meters and other rises to 6000 meters. के 2 आइडेंटिकल हीलियम फिल्ड बैलून्स है और इनका जो वॉल्यूम है वो दोनों का 20 लीटर्स है, इसका भी 20 लीटर्स है और इस बैलून का भी 20 लीटर्स है। लेकिन सपोज ये ए बैलून है और ये बी बैलून है। ए बैलून 3000 मीटर्स तक राइज हो रहा है, लेकिन बी बैलून 6000 मीटर्स तक राइज हो रहा है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में। और बैलून्स आर एट द सेम टेम्परेचर, ये प्रोसेस सेम टेम्परेचर पे हो रहा है। अभी के लिए एटमॉस्फेयर भी सेम है और टेम्परेचर भी सेम है जब वो राइज नहीं हो रहे थे। जैसे वो राइज अप हो रहे हैं तो फिर भी वो एटमॉस्फेयर के अंदर ही हैं, लेकिन उनका प्रेशर चेंज होगा, वो कैसे, लेकिन टेम्परेचर सेम ही रहेगा। Which balloon has greater volume, हमने ये बताना है कि 2 आइडेंटिकल हीलियम फिल्ड बैलून्स हैं, दोनों का अभी वॉल्यूम सेम है 20 लीटर्स। ए बैलून में भी 20 लीटर्स है, बी बैलून में भी 20 लीटर्स हीलियम गैस है, लेकिन ए बैलून को हमने 3000 मीटर तक लेके गए। अब ये बात आपने कि जैसे ही हम हाइट इंक्रीज करते हैं, हाइट इंक्रीज होती है तो प्रेशर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये डाल्टन्स लॉ है कि जैसे हाइट पर जाते रहेंगे एटमॉस्फेयर में तो प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा। जैसे पहाड़ों पे जाते हैं इधर मनी वाली साइड पे, नारायण खंगान, तो वहां पर क्या होता है कि एक तो पहले ही वो सरफेस से, पहाड़ों पे रहने वाले लोग सरफेस से अबव लेवल पे होते हैं, ऐसा ही है ना, तो वहां पे प्रेशर कम होता है और ऑक्सीजन की कमी भी महसूस होना शुरू हो जाती है, क्योंकि प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है। 1 एटमॉस्फेयर नहीं रहता, 1 एटमॉस्फेयर से कम होना शुरू हो जाता है जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है। तो अब एक बैलून क्या है 3000 मीटर्स तक और बी बैलून क्या है 6000 मीटर्स तक, ठीक है। प्रेशर कहाँ पे ज्यादा कम होगा, प्रेशर बी बैलून वाली साइड पे ज्यादा कम होगा, ऐसा ही है ना, क्योंकि अगर हम 3000 मीटर्स तक गए हैं तो प्रेशर कम होगा, लेकिन 6000 तक उससे भी ज्यादा होगा। तो 3000 मीटर्स पे प्रेशर कम होगा
लेकिन 6000 मीटर्स पर प्रेशर उससे भी ज्यादा कम होगा। तो जैसे ही प्रेशर कम होता है, एक गैस है उसे हमने अगर प्रेशर दिया है वो कंप्रेस हो गई है, लेकिन अगर प्रेशर कम करेंगे तो वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगी। तो गैस के मॉलिक्यूल्स जब एक्सपैंड होंगे तो उनका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो 3000 मीटर्स पर प्रेशर कम हुआ है तो उसका वॉल्यूम एक्सपैंड होगा, ठीक है। 20 लीटर्स से 22 लीटर्स तक हो सकता है 3000 मीटर्स तक। लेकिन अगर वही बैलून 6000 मीटर्स तक गया है तो प्रेशर बहुत ज्यादा कम हुआ है तो वॉल्यूम उससे ज्यादा इंक्रीज होगा। ओके, तो 6000 मीटर्स पर बैलून का वॉल्यूम ज्यादा एक्सपैंड कर जाएगा, गैस के मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड कर जाएंगे। तो इसका आंसर है कि जो बैलून 6000 मीटर तक राइज अप हुआ है उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो यहाँ पर देखो कि एवोगैड्रोस लॉ होल्ड नहीं होता, क्योंकि एवोगैड्रोस लॉ के लिए कंडीशन एसटीपी की है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर भी चेंज नहीं होना चाहिए और प्रेशर भी चेंज नहीं होना चाहिए, फिर ही हमारे पास एवोगैड्रोस लॉ एप्लीकेबल है कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कि अगर इन दोनों बैलून्स का प्रेशर भी सेम होता, टेम्परेचर भी सेम होता, तो इसमें भी 20 लीटर्स गैस है, इसमें भी 20 लीटर्स गैस है। तो 20 लीटर्स गैस का मतलब है कि इनके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है या नंबर ऑफ मोल्स है वो फिक्स्ड है, मतलब 20 लीटर्स में जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं वो इनके अंदर है, ठीक है। तो इसमें भी सेम रहेंगे, इसमें भी सेम रहेंगे। लेकिन जैसे ही हमने हाइट इंक्रीज की या हाइट में चेंज लेकर आए तो प्रेशर में चेंज ऑटोमेटिकली आ गया। तो जब प्रेशर में चेंज आ गया तो एवोगैड्रोस लॉ होल्ड नहीं रहा। तो ये वाला क्वेश्चन इस तरह से इसका कंसेप्ट लेना जरूरी था कि एवोगैड्रोस लॉ किन कंडीशंस पर एप्लीकेबल है। मैंने आपको एक अलग क्वेश्चन से समझाया ताकि आपके माइंड में बैठे कि एवोगैड्रोस लॉ सिर्फ एसटीपी पर ही एप्लीकेबल है। बच्चे इस चीज को भूल जाते हैं कि एसटीपी वाली बात को, कि उस पर एप्लीकेबल है या किस पे एप्लीकेबल है। अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर इसी तरह का ये क्वेश्चन है कंसेप्चुअल छोटा सा, फिर उसके बाद हम अपना नेक्स्ट जो वॉल्यूम मैस रिलेशनशिप है उसे देखते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है कि यू हैव अ बैलून दैट कंटेन्स ऑक्सीजन, व्हाट कुड यू डू टू द बैलून इन ऑर्डर टू डबल द वॉल्यूम। कि हमारे पास एक बैलून है जिसमें ऑक्सीजन गैस है, सपोज ये बैलून है और इसमें ऑक्सीजन गैस है। अब वो कह रहा है कि इस बैलून के साथ हम ऐसा क्या करें कि इसका वॉल्यूम डबल हो जाए। तो सबसे सिंपलेस्ट जो फॉर्म आपके माइंड में आ रही है वो क्या आ रही है, मुझे कमेंट में बताएं कि अगर ये बैलून है, इसमें वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम है कोई भी सपोज 10 लीटर्स 20 लीटर्स बैलून में, ओके। तो हम इस बैलून के साथ क्या करें कि इसका वॉल्यूम डबल हो जाए, क्या कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे जो सिंपलेस्ट फॉर्म है या सबसे इजी थिंग जो हम इस बैलून के साथ कर सकते हैं वो ये है कि इसमें मौजूद जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको डबल कर दें। तो डबल n, अगर हम इसके अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उसको डबल कर देंगे, क्वांटिटी ज्यादा ऐड कर देंगे ऑक्सीजन गैस की, तो वॉल्यूम खुद ब खुद जो है वो इंक्रीज हो जाएगा या डबल हो जाएगा। सेकेंड जो हम इसके साथ कर सकते हैं कि प्रेशर को कम कर दें, क्योंकि अभी हम पढ़ के आए हैं कि जैसे ही हम प्रेशर कम करते हैं, प्रेशर कम करते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स फ्रीली एक्सपैंड कर जाते हैं, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो जब अगर हम इसका वॉल्यूम डबल करना चाहते हैं तो इसका प्रेशर हाफ कर देंगे। प्रेशर हाफ करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स उतने ही रहेंगे। प्रेशर के चेंज करने से ऐसा नहीं होगा कि मॉलिक्यूल्स डबल हो जाएंगे। मॉलिक्यूल्स तभी डबल होंगे अगर हम एक्स्ट्रा ऑक्सीजन गैस उसमें ऐड करेंगे बैलून में। तो जस्ट हम अगर प्रेशर हाफ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो ऑलरेडी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गैस के प्रेजेंट हैं बैलून में वो बस फ्रीली एक्सपैंड हो जाएंगे, ओके, जिसकी वजह से वॉल्यूम उसका डबल हो जाएगा बैलून का। थर्ड जो हम चीज कर सकते हैं वो है इंक्रीज या डबल टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज
अगर हम करेंगे तो फिर भी वॉल्यूम में इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि टेम्परेचर हमने इंक्रीज करना है, हमने हीट प्रोवाइड करनी है, और जो वाइब्रेशंस नहीं, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मोशन में इंक्रीज आएगा, ठीक है। वाइब्रेशन मोशन में नहीं, उनकी ब्राउनियर मोशन में इंक्रीज आएगा, उनकी कुलेयंस में इंक्रीज होगा। तो जब कुलेयंस इंक्रीज होगी गैस मॉलिक्यूल्स की, वो एक दूसरे के साथ ज्यादा जो है वो कोलाइड करेंगे, रैंडमली कोलाइड करेंगे, तो उनका वॉल्यूम एक्सपैंड होगा, ओके। तो टेम्परेचर डबल करने से भी वॉल्यूम डबल हो जाता है। इसके बाद अब हमने पढ़ना है मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप। इसमें हमने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मैसेज को वॉल्यूम के साथ रिलेट करवाना है। देखिए, जो हमने वॉल्यूम रिलेशनशिप पढ़ा था उसमें एक ये कंडीशन थी कि ये सिर्फ गैसियस रिएक्शंस के लिए है, ऐसा ही था ना। लेकिन जो मैस वॉल्यूम है या जो मोल वॉल्यूम है, ये दोनों हम एट अ टाइम ही इनको स्टडी कर लेंगे। इनके रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए ये कंडीशन जरूरी नहीं है कि हमारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स गैसियस फॉर्म में ही हो, वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं, ओके। तो ये सॉलिड और गैसियस फॉर्म्स दोनों पर एप्लीकेबल हो सकता है, लेकिन जो वॉल्यूम है ये प्योरली सिर्फ गैसियस रिएक्शंस के लिए है। अब हम इसके रिलेटेड जो एग्जांपल प्रॉब्लम है वो करते हैं, कुछ एक दो एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल करते हैं, फिर हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। बहुत ट्रिकी मजे के एमसीक्यूज है जो आपने सारी खिचड़ी पढ़ ली है प्रीवियस लेक्चर से लेके अब तक। अभी जो हम एक दो और न्यूमेरिकल करेंगे वहां तक, फिर हम जब उनको सॉल्व करेंगे तब आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। तो देखते हैं इससे नेक्स्ट एग्जांपल प्रॉब्लम। ये हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल प्रॉब्लम है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी विल बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 7 ग्राम्स ऑफ आयरन आर रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इक्वेशन दी हुई है। सबसे पहले इक्वेशन का मोल इंटरप्रिटेशन करो। 1 मोल आयरन, 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड, 1 मोल फेरस सल्फेट एंड 1 मोल हाइड्रोजन गैस। अब इसका मोलर मास इंटरप्रिटेशन करो। मोलर मास क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि क्वेश्चन में उसने 7 ग्राम्स बोला हुआ। तो आयरन का 55.8 ग्राम्स और सल्फ्यूरिक एसिड का 98 होता है, और इसका भी कैलकुलेट कर लेना। अभी हम कैलकुलेट क्यों नहीं कर रहे हैं, हमें रिक्वायर नहीं है, हम क्वेश्चन को थोड़ा कंसाइज चल रहे हैं कि हमें क्वेश्चन में सिर्फ उसने हाइड्रोजन की बात करी है और सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, और आयरन की बात की है, तो इसलिए इसकी बात नहीं की, तो इस वजह से इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं दे रही। हाइड्रोजन का आ जाएगा 2 ग्राम्स। अब मोलर मास इंटरप्रिटेशन हो गई है। इस इक्वेशन ये हमें बता रही है कि 55.8 ग्राम्स आयरन के सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे और 2 ग्राम्स हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है कि 55.8 ग्राम्स आयरन नहीं है बल्कि 7 ग्राम्स है, तो इसको 7 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे? नहीं, पहले इसको यूनिटी करेंगे। यूनिटी करने के लिए पूरी इक्वेशन को सबसे पहले 55.8 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ 1 आ जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, और इसको भी डिवाइड कर लेना, ये रिक्वायर नहीं है इसलिए इसकी कैलकुलेशंस नहीं कर रहे। इसको भी डिवाइड कर लेना, और 2 डिवाइडेड बाय 55.8। अब 1 ग्राम आयरन अगर रिएक्ट करता है तो इतने ग्राम्स हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। अब 1 ग्राम नहीं है बल्कि 7 ग्राम्स है। अब इसको 7 बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 ग्राम्स आयरन इतने ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो इतना बनेगा, और ये 2 डिवाइडेड बाय 55.8 क्रॉस 7, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा ग्राम्स। अब हमने ग्राम्स हमारे पास आ गए हैं, लेकिन उसने कहा हुआ है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। तो ग्राम्स से डायरेक्ट हम वॉल्यूम इन लीटर्स नहीं कैलकुलेट कर सकते। जैसे हमने ये पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू लीटर्स।
यही बात पढ़कर आए हैं ना हम वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप में। लेकिन ये कब एप्लीकेबल है? जब हमारा पूरा रिएक्शन गैसियस फॉर्म में होगा तब ये कंडीशन एप्लीकेबल है। पूरा रिएक्शन गैसियस फॉर्म में होगा और एसटीपी पर होगा, फिर ये हम कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल्स है वो डायरेक्टली रिलेटेड टू है लीटर्स के। लेकिन यहाँ पर हमारे पास आयरन सॉलिड फॉर्म में है और ये एक्वस है और सिर्फ ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो इस इक्वेशन में हम ये वाला तो नहीं कंसेप्ट लगा सकते कि जितने मोल्स है। पहले तो हमें मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे इसके, ठीक है ना। मोल्स कैलकुलेट करेंगे फिर ही हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके मोल्स कैलकुलेट कर रहे हैं। हमारे पास मैस आ गया है हाइड्रोजन का, अब हम इसके मोल्स कैलकुलेट करते हैं कि वी नो दैट मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। ये हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि उसने वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन पूछा, ज्यादा मिक्सअप तो नहीं हो रहा। देखो उसने वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन पूछा हुआ है, तो सबसे पहले हमने हाइड्रोजन का मास फाइंड आउट कर लिया है। अब मास के बाद हम मोल्स फाइंड आउट करने लगे हैं, मोल्स के बाद हम इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। ये वाला कंसेप्ट लगा के अगर लगता हुआ तो लगाएंगे, ना लगता हुआ तो कुछ और करेंगे, वो देखते हैं। तो मोल्स कैसे आएंगे कि मास हमने फाइंड आउट कर लिया है 0.250 और मोलर मास है हाइड्रोजन का 2, तो जब इसको डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 0.125 मोल। ओके, अब इस मोल्स को हम डायरेक्ट लीटर्स में नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो हमारे पास रिएक्शन गैसेस भी नहीं है, दूसरा एसटीपी पर भी नहीं। तो इसलिए हम अब यहाँ पे कुछ और अप्लाई करेंगे। वो क्या कि हमने थर्ड वीडियो लेक्चर में भी पढ़ा था, या हमें पता है कि जो मोलर वॉल्यूम है वो वाला कंसेप्ट यूज करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस हमें पता है कि कितना होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। पता है ना, कोई भी गैस हो, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, ऑर्गन है, नियॉन है, कोई भी गैस है, अगर वो 1 मोल में है तो उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर्स या डेसीमीटर क्यूब ही होगा। तो 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम इतना है, और अगर 1 मोल ना हो बल्कि 0.125 मोल हो तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.125 से। ऐसा ही है ना। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे यूनिटी का कंसेप्ट क्या है, तो यूनिटी ऑलरेडी है। हमने कहा कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, तो 1 ऑलरेडी है, यूनिटी ऑलरेडी अटेन्ड है। अब हम यहाँ से अपनी मर्जी से इसको वेरिएट कर सकते हैं कि हमें 1 मोल नहीं बल्कि 0.125 मोल्स चाहिए, तो हम 22.4 को 0.125 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आएगा 2.8 लीटर्स या डेसीमीटर क्यूब्स। ओके, तो ये था, थोड़ा सा ट्रिकी था कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन पूछा हुआ था, तो हमने ज्यादातर हाइड्रोजन से कंसर्न रहना था। पहले हमने इसकी मोल इंटरप्रिटेशन करी, अब मोल को डायरेक्ट हम लीटर्स भी नहीं लिख सकते थे। अब बच्चों ने यहाँ तक मोल इंटरप्रिटेशन करने के बाद देखना था कि ये तो जो है वो वॉल्यूम वाला रिलेशनशिप यूज हो रहा है, बस फटाफट से मोल्स की जगह लीटर्स लगाएं और इतने 1 लीटर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस। ऐसा नहीं है, ये नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली रिलेटेड टू है लीटर्स। ये कंसेप्ट तब लगेगा जब पूरा का पूरा रिएक्शन गैसियस फॉर्म में होगा। ओके, अब हम इससे रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल करते हैं, तो फिर हम अपने एमसीक्यूज सॉल्व आउट करेंगे। ये हमारे पास न्यूमेरिकल है जो बुक पे नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको करवा रही हूँ कि कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस एसिटाइलिन गैस। ये होती है CaC2, इसे कहते हैं कैल्शियम कार्बाइड। ये सॉलिड फॉर्म में होता है और ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है एसिटाइलिन गैस C2H2। शायद आपने मैट्रिक में एसिटाइलिन गैस के बारे में पढ़ा होगा। C2H2 इसका फॉर्मूला होता है, तो C2 और H2 यहाँ से रिमूव हो जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, वैसे इक्वेशन दी होती है लेकिन यहाँ पर नहीं दी हुई, तो हमने सॉल्व आउट कर दी है। ठीक है, वैसे इक्वेशन नॉर्मली गिवन ही होती है।
तो कैलकुलेट वॉल्यूम इन लीटर्स ऑफ एसिटाइलिन प्रोड्यूस्ड एट 26 डिग्री सेल्सियस एंड 684। तो सबसे पहले देखो कि जो टेम्परेचर है वो एसटीपी नहीं है, तो सबसे पहले टेम्परेचर और प्रेशर इनको थोड़ा एसटीपी की कंडीशंस में ले आओ। एसटीपी की नहीं बल्कि इनको इनके नॉर्मल यूनिट्स की तरफ हम कन्वर्ट करते हैं। जैसे ये डिग्री सेल्सियस है लेकिन हम केल्विन से डील करते हैं, इसका जो ऐसा यूनिट है वो भी केल्विन होता है, तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करना पड़ेगा, 299 के आ जाएगा। और यहाँ पे देखो इससे रिलेटेड 2025 में एमडीकैट का क्वेश्चन आया था इस मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से रिलेटेड। तो ये इस तरह से होता है, इसको मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी को एटमॉस्फेयर्स में हमने कन्वर्ट करना है, क्योंकि प्रेशर का जो ऐसा यूनिट है वो एटीएम है, एटमॉस्फेयर। तो वी नो दैट कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, ये जो है इसको आपने याद करना है कि इस तरह से वैल्यूज होती हैं। अब हमारे पास 684 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है, यहाँ पे हमने 684 करना है, तो सबसे पहले इसको यूनिटी करेंगे, तो 760 से डिवाइड करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा, यहाँ पे 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी आ जाएगा। अब 1 नहीं है बल्कि 684 है, तो 684 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी 684 डिवाइडेड बाय 760 एटीएम, तो ये आंसर आएगा 0.9 एटीएम, यानी कि 684 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी 0.9 एटमॉस्फेयर के इक्वल है। ओके, अब हम इक्वेशन का जरा मोल इंटरप्रिटेशन करते हैं कि अब थोड़ा सा कंसाइज चल लो, कि वो कह रहे हैं कि कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस एसिटाइलिन गैस। हमने वॉल्यूम इन लीटर्स ऑफ एसिटाइलिन का जो है वो वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो हम यहाँ इस एसिटाइलिन से एक तो हम कंसर्न है, दूसरा हम कैल्शियम कार्बाइड से कंसर्न है, क्योंकि एक्सेस ऑफ वाटर उसने एक्सेस बोल दिया है। एक्सेस का मतलब है कि जितना आप ऐड करना चाहो ऐड कर सकते हो, इसकी वैल्यूज भी न्यूमेरिकल्स में कंसर्न नहीं होगी। तो हम कैल्शियम कार्बाइड और एसिटाइलिन से कंसर्न है, सिर्फ इक्वेशन में से इन दोनों को ही देखेंगे। इसका हम सबसे पहले मोल इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो 1 मोल कैल्शियम कार्बाइड और ये प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल एसिटाइलिन गैस, ऐसे ही है। इसका मोलर मैस इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने 0.075 मोल्स की बात की है, तो हम मोल्स में ही रहेंगे। तो यहाँ पे 1 मोल नहीं है बल्कि 0.075 मोल्स है कैल्शियम कार्बाइड के, तो यहाँ पे 0.075 लाने के लिए 0.075 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल, क्योंकि यूनिटी ऑलरेडी अटेन है कि जब 0.075 मोल्स होंगे कैल्शियम कार्बाइड के तभी भी 0.075 मोल्स ही एसिटाइलिन गैस प्रोड्यूस होगी। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, ठीक है। लेकिन जो प्रीवियस सैंपल प्रॉब्लम में हम जो यूज करके आए हैं वो था मोलर वॉल्यूम कंसेप्ट, ऐसा ही है ना। वहां पे भी हमने मोल्स कैलकुलेट कर लिए थे, फिर हमने उसको मोलर वॉल्यूम की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके अपना रिक्वायर्ड आंसर ले लिया था। लेकिन यहाँ पे हम ये इसको यूज नहीं कर सकते, मोलर वॉल्यूम क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि कंडीशंस एसटीपी की नहीं है। जो मोलर वॉल्यूम है वो सिर्फ एसटीपी पर एप्लीकेबल है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर कुछ और है, प्रेशर भी कुछ और है, तो हम इसको सिंपल 22.4 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए हमारे पास एक जनरल गैस लॉ है PV इज इक्वल टू nRT। इसे भी हम 3rd वीडियो लेक्चर में मोलर वॉल्यूम वाले टॉपिक में देख आए थे, ये कहाँ से डिराइव होता है, ये है क्या सारा। बस अगर किसी ने वो लेक्चर सुनना है तो बहुत अच्छी बात है, इसके बाद वो लेक्चर भी सुन ले। लेकिन जो जनरल फॉर्मूला है जनरल गैस लॉ का PV इज इक्वल टू nRT का, इसी तरह इसको रट्टा लगा ले, ये भी ठीक है, ठीक है। तो प्रेशर हमारे पास है 0.9 और वॉल्यूम हमने फाइंड आउट करना है। मोल्स हमने कैलकुलेट कर लिए हैं,
और अब ये R जनरल गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी आपको याद करने की होती है 0.0821। यही वैल्यू नॉर्मली स्टोकियोमेट्री के न्यूमेरिकल्स में यही वैल्यू यूज होती है। ओके 0.0821 इसी को आप याद करें। और टेम्परेचर 299। अब इन सबको मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो तो आंसर आएगा, इसको जब हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं 2.04 लीटर आ जाता है या डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये जो एसटीपी की कंडीशन है इसको जहन में रखना बहुत ही जरूरी है कि कब हमने मोलर वॉल्यूम को यूज करना है, कब हमने आइडियल गैस लॉ को यूज करना है, कब हम मोल्स को लीटर्स में लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू नंबर ऑफ लीटर्स। तो ये 2-4 बातें थी वैसे तो, और ये इसे आपने माइंड में बिठा ली। मैं देख रही थी कि जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम जो मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी वहां पे व्हाइट बोर्ड पे काफी ज्यादा सनलाइट की आ रही थी विंडो से, और विंडो का जो पूरा रिफ्लेक्शन है वो बना हुआ था। आई थिंक मुझे लगा कि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, और मेरी फ्रेंड ने देखा तो उसने तो कहा था बच्चे तो जो है वो यहाँ से स्किप आउट कर जाएंगे वीडियो को और इधर उधर स्क्रॉलिंग करना शुरू कर देंगे। तो सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंसी। एक्चुअली मैंने ना स्टैंड लगा लिया था लाइक आपकी वीडियो बनाने के लिए जो, तो इसलिए भी मुझे वहां से मूव करना बहुत ही मुश्किल लग रहा था काम। मुझे पता था कि रिफ्लेक्शन पड़ रहा है व्हाइट बोर्ड पे, लेकिन मैं फिर भी जो है वो ढीठ बन के वही भी रिकॉर्ड करती रही। आई होप आपको उस रिफ्लेक्शन से इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो सनलाइट ही थी, कोई डिस्को लाइट नहीं थी जिससे आपको डिस्टर्बेंस होनी थी। और मैंने आपको बात करनी थी कि जो आप बहुत ज्यादा जो रील्स स्क्रॉल करते हैं आजकल, तो बहुत ज्यादा ट्रेंड है स्क्रॉलिंग का। टिकटॉक से थोड़ा सा बोर हुए तो फिर इंस्टाग्राम से बोर हुए तो फिर फेसबुक से बोर हुए तो फिर ट्विटर या एक्स। यहाँ तो ये बहुत ज्यादा कंजम्पशन इंक्रीज हो चुका है हमारे पाकिस्तान में भी। अब बेसिकली सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया ही है कंट्रीज जो ज्यादा रील्स स्क्रॉल करने में माहिर है, या कह लें कि किलोमीटर्स के हिसाब से रील्स स्क्रॉल कर सकते हैं। ये एबिलिटी जो है वो सिर्फ हम में ही है। और आप लोग तो फिर स्टूडेंट्स हो, आप लोगों के लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल होता होगा। ऐसा है कि नहीं कि एक तरफ हमारा स्टडी का प्रेशर है, गंदा जस्टर हाथ में पकड़ा, सॉरी, एक तरफ हमारा आपका स्टडी का प्रेशर है और पेरेंट्स ने भी प्रेशर दिया हुआ होता है कि भाई इतने नंबर लेने हैं या इस कॉलेज में एडमिशन होगा तुम्हारा। और इसके अलावा यही प्रेशर होता है ना स्टूडेंट, टीचर्स ने भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लगा रखी होती है, कॉलेज भी प्रिंसिपल भी कहते हैं कि नहीं भाई तुम ही ने जो है वो टॉप करना है। बच्चों की लाइफ जो है ना बिल्कुल भी इजी नहीं होती। जो स्टूडेंट्स ऐसे कहते हैं ना कि यार स्टूडेंट्स लाइफ तो बहुत इजी है, आपको तो ऐसा पता चलता है जब आप ग्रेजुएट कर जाते हो या जो है वो इस लेवल पे पहुंचते हो, तो ये टोटली रॉन्ग है। देखिए स्टूडेंट की लाइफ सबसे टफ है, बाकी कोई लाइफ इतनी टफ नहीं है, वो हम खुद भी थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाते हैं कि उन सब चीजों से डील कर सकते हैं। ये बस टीचर्स ऐसे फ्लैक्स कर रहे होते हैं कि बस स्टूडेंट लाइफ तो बहुत ईजी है, आपने बस अपना जो है वो पढ़ना है और टेस्ट लेना है या एग्जाम्स देने हैं। लेकिन ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ बिल्कुल भी इजी नहीं है। सारे गेस्ट आए होते हैं, आपके कजन गॉसिप कर रहे होते हैं, लेकिन आपको पढ़ना होता है, आप सेपरेट रूम में बैठे पढ़ रहे होते हो। ऐसा है कि नहीं है? इसके अलावा बहुत सारी ऐसी शादी और विधियां होती है जो आपसे मिस हो जाती हैं, कभी कभी कोई पेपर्स आ जाते हैं तब। अब हम नेक्स्ट अपने एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हैं। ओके, एमसीक्यूज बहुत ट्रिकी है, मजे के हैं। आप लोगों ने जैसे ये वाला लेक्चर पूरा नोट डाउन किया है, इसी तरह एमसीक्यूज को भी नोट डाउन करोगे। पहले उसका स्टेटमेंट, फिर उसका करेक्ट ऑप्शन, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन, फिर बाकी के ऑप्शंस करेक्ट क्यों नहीं है उनकी एक्सप्लेनेशन। तो ये हमारे पास एमसीक्यूज है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ लिथियम हाइड्रोक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड इफ 0.55 मोल लिथियम रिएक्ट्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन।
इक्वेशन उसने दी हुई होगी, ये ऑप्शंस भी दिए हुए होंगे। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है ये, सॉरी एमसीक्यूज है, और इस तरह का एमसीक्यूज एमडी कैट में आना बहुत कॉमन बात है। स्टोकियोमेट्री से रिलेटेड भी वो इस तरह का एमसीक्यूज पूछ सकता है। इक्वेशन इसने दी हुई होगी, और अगर इक्वेशन ना दी हुई तो फिर आप इक्वेशन लिखेंगे, उसे बैलेंस भी करेंगे। वैसे वो देता ही है क्योंकि उसे पता है कि इक्वेशन जो है वो अगर मैंने ना दी तो फिर बच्चे पहले इक्वेशन बैलेंस करेंगे, वहां पे टाइम जाएगा। तो 60 सेकंड्स चाहिए होते हैं एक एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, तो वो जो इक्वेशन बैलेंस करते कराते आपने 60 सेकंड गुजार लें। इक्वेशन मोस्टली दी होती। तो इसका सबसे पहले मोल इंटरप्रिटेशन करो कि 2 मोल्स लिथियम रिएक्ट्स विद 2 मोल्स वाटर प्रोड्यूस 2 मोल्स लिथियम हाइड्रोक्साइड एंड 1 मोल हाइड्रोजन। अब उसने कहा हुआ है कि 2 मोल्स लिथियम नहीं है बल्कि 0.55 मोल है। तो सबसे पहले इसको यूनिटी करो, यूनिटी करोगे तो 2 से डिवाइड करोगे पूरी इक्वेशन को, यहाँ पे 1 मोल आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 मोल, यहाँ पे भी 1 मोल, और यहाँ पे 1/2। हम कंसर्न है सिर्फ लिथियम के साथ और लिथियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब 1 मोल नहीं है बल्कि 0.55 मोल, तो यहाँ पे 0.55 मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.55 मोल ही प्रोड्यूस होंगे लिथियम हाइड्रोक्साइड के। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल था। जिसको इक्वेशन की मोलर मास इंटरप्रिटेशन आती है वो इसको इजीली सॉल्व कर पाएगा, या जिसने प्रीवियस वाले सारे सैंपल प्रॉब्लम्स, क्विक चेक्स, एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स जो हमने सॉल्व किए हैं उन सबकी प्रैक्टिस की है, तो ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है उसके लिए। ये हमारे पास सेकंड एमसीक्यू के ऑन व्हाट लॉ स्टोकियोमेट्री बेस्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, डेफिनेट प्रोपोर्शंस, कंजर्वेशन ऑफ मास एंड मल्टीपल प्रोपोर्शंस। देखिए जो स्टोकियोमेट्री है ना, उसमें हमने वैसे तो ये चारों लॉज ही आपके माइंड में आते होंगे, फर्स्ट 3 लॉज तो माइंड में आते ही होंगे कि ऑब्वियस सी बात है कि ओबे होते होंगे, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन सी है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड करती है स्टोकियोमेट्री। क्योंकि स्टोकियोमेट्री में हमने रिएक्शंस देखने हैं, तो रिएक्टेंट्स का मास प्रोडक्ट्स के मास के इक्वल होगा, तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, या मास टोटली कंजर्व रहेगा, मास कांस्टेंट रहेगा रिएक्शन में, ना ज्यादा ऐड होगा ना लॉस होगा। लेकिन जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस है, हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में इससे रिलेटेड भी बात की थी कि जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस है उसको भी ओबे करता है स्टोकियोमेट्री। लेकिन अब हम जनरल एक्सप्लेनेशंस में इस लॉ को इतना प्रेफर नहीं करेंगे कि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से ज्यादा प्रेफरेबल हो जाए, क्योंकि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस यही है कि जैसे कंपाउंड्स हैव डेफिनेट प्रोपोर्शंस ऑफ एलिमेंट्स, जैसे ये 12:16 है तो 3:4, तो ये एक डेफिनेट रेशियो है, इनका सिंपल होल नंबर रेशियो है। लेकिन ये सिंपल होल नंबर रेशियो एक जनरल एक्सप्लेनेशन ये नहीं हो सकती कि स्टोकियोमेट्री इसी पर ही बेस्ड करेगा। ठीक है, तो इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास करेक्ट ऑप्शन है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस अगर हम देखते हैं तो वो तो यही है कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड है कि two elements can combine in different ways to form different compounds। वो तो इस पे वैसे भी एप्लीकेबल नहीं होगा स्टोकियोमेट्री में, क्योंकि वो एक सेपरेट चीज है। तो इसमें कंफ्यूजिंग यही था कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस होगा या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होगा, तो करेक्ट ऑप्शन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये यूनिवर्सल लॉ डेफिनेट प्रोपोर्शंस वाला लॉ इसको प्रेफरेबल या इस पे डोमिनेट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है कि ये भी इजी है बहुत। डिटरमाइन स्टोकियोमेट्रिक अमाउंट्स इन ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन नेसेसरी टू रिएक्ट विद 5.71 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। इसका मोल इंटरप्रिटेशन कर दो इक्वेशन का कि 4 मोल्स एल्यूमिनियम के रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑक्सीजन के, और चाहिए बनेगा 2 मोल्स एल्यूमिनियम। अब क्वेश्चन में देखो कि उसने कहा हुआ है कि स्टोकियोमेट्रिक अमाउंट्स ऑफ ऑक्सीजन, एक हमने ऑक्सीजन से कंसर्न रहना है और एक हमने एल्यूमिनियम से, यानी कि हम सिर्फ एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन से ही कंसर्न हैं।
अब इसका हम मोलर मास इंटरप्रिटेशन कर देंगे। मोलर मास क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि क्वेश्चन में उसने 5.71 ग्राम्स यूज किया हुआ। तो एल्यूमिनियम का 27 होता है, तो 4 क्रॉस 27 और 3 क्रॉस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन का 32 ग्राम्स आ जाएगा। और इसको करने की जरूरत नहीं, तो ये 108 ग्राम्स आ जाएगा। और जब 32 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 96 ग्राम्स आ। अब वो कह रहा है कि 108 ग्राम्स नहीं है एल्यूमिनियम के, बल्कि 5.71 ग्राम्स है। तो पहले इसको यूनिटी करो, तो ये 1 ग्राम 96 डिवाइडेड बाय 108। अब 1 ग्राम एल्यूमिनियम नहीं है बल्कि 5.71 ग्राम्स है, तो 5.71 से मल्टीप्लाई कर दिया 5.71, तो ये आ जाएगा 5.08 ग्राम। ओके, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। अच्छा, ये जो मैस मैस रिलेशनशिप है ना, अब ये मैस मैस है ना, क्योंकि यहाँ पर भी ग्राम्स है और यहाँ पर भी ग्राम्स है। इस मैस मैस रिलेशनशिप के लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला एक शॉर्टकट फॉर्मूला है कि इतना ज्यादा कैलकुलेशन, वैसे इतनी ज्यादा भी नहीं है, जो शॉर्टकट है वो भी एक फॉर्मूला ही है, वैसे उसमें भी कैलकुलेशन तकरीबन इतनी ही आ जाती है। वो ये है कि अगर हमने मैस ऑफ प्रोडक्ट या रिएक्टेंट फाइंड आउट करना हो, तो मैस ऑफ प्रोडक्ट या रिएक्टेंट कुछ भी फाइंड आउट करना हो, तो वो आएगा कि गिवन मैस जो उसने दिया हुआ होगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले मोलर मैस ऑफ रिक्वायर्ड सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ गिवन सब्सटेंस। ये फॉर्मूला नोट कर लो, एमडी कैट एस्पायरेंट्स आप लोगों के लिए है कि फटाफट से कैलकुलेशंस करने के लिए उधर टेस्ट में कि गिवन मैस उसने दिया हुआ होगा उससे मल्टीप्लाई करना है मोलर मैस ऑफ रिक्वायर्ड सब्सटेंस ओवर मोलर मैस ऑफ गिवन सब्सटेंस क्रॉस कोएफिशिएंट ऑफ रिक्वायर्ड सब्सटेंस डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ गिवन सब्सटेंस। ठीक है, कोएफिशिएंट का मतलब है कि ये जो इक्वेशन में कोएफिशिएंट दिए हुए हैं 4, 3 और 2, तो अब हमने यहाँ पे मैस फाइंड आउट करना है। उसने एल्यूमिनियम का बोला हुआ है, तो एल्यूमिनियम हमारे पास रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो फॉर्मूला यही लगे, तो हमने मैस फाइंड आउट करना है एल्यूमिनियम का। अब गिवन मैस उसने दिया हुआ है 5.71 मल्टीप्लाई मैस ऑफ रिक्वायर्ड सब्सटेंस। अब रिक्वायर्ड जो हमने फाइंड आउट करना है वो है एल्यूमिनियम, सॉरी जो रिक्वायर्ड है वो है ऑक्सीजन। उसने कहा होगा कि स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे मोलर मास ऑफ रिक्वायर्ड सब्सटेंस O2 का, बेसिकली ऑक्सीजन एटम का नहीं बल्कि O2 मॉलिक्यूल का मोलर मास लिखेंगे वो है 32 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ गिवन सब्सटेंस। गिवन यहाँ पे एल्यूमिनियम है क्योंकि उसका उसने मास दिया हुआ है। अब एल्यूमिनियम का मोलर मास 27 होता है मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ रिक्वायर्ड सब्सटेंस। यहाँ पर जो रिक्वायर्ड सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन है, इसका कोएफिशिएंट है 3 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ गिवन सब्सटेंस है 4। इन सब को जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, पॉज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करके देख लें, आंसर यही आएगा 5.07 या 08 इतने ग्राम ही आएगा। ओके, तो ये है एक शॉर्टकट फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला तभी काम करने वाला है जब क्या होगा, मैस मैस रिलेशनशिप की बात हम करेंगे। ओके, तो मैस मैस रिलेशनशिप पे हम ये यूज कर सकते हैं। अब एक और छोटा सा एमसीक्यू करते हैं। तो ये है हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है कि द मेन रिएक्शन ऑफ चारकोल ग्रिल इज कार्बन ऑक्सीजन react to form carbon dioxide. Which of the following statement is incorrect? Incorrect statement हमने आइडेंटिफाई कर लिया। सबसे पहले है कि वन एटम, सॉरी ये एटम है,
of carbon reacts with one molecule of oxygen to produce one molecule of carbon dioxide. तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए कि हमारे पास जो रिएक्शन है, ये मेन रिएक्शन है, ये वाला है। इसमें फर्स्ट वाला स्टेटमेंट पूरी तरह से करेक्टली होल्ड कर रहा है। वो कैसे कि वन एटम ऑफ कार्बन है, ये वन एटम ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विद वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। अब O2 मॉलिक्यूल है, सिंपल O ये एटम है, लेकिन O2 तो मॉलिक्यूल ही है ना, तो वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो ये वन मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है कि 12 ग्राम्स कार्बन रिएक्ट्स विद 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो स्टेटमेंट है सेकंड वाली, ये है इस इक्वेशन की मोलर मास इंटरप्रिटेशन। मोलर मास इंटरप्रिटेशन हम यही करते थे ना कि कार्बन का मोलर मास लिखा 12 ग्राम्स, ऑक्सीजन का 32 ग्राम्स और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम्स। तो ये होगी मोलर मास इंटरप्रिटेशन। तो ये भी ठीक है, हम पीछे जब वो क्वेश्चंस में ये सॉल्व करके आए हैं, तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड है कि 1 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ O2 टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ CO2, ये भी करेक्ट है। ये है सिंपल इसका मोल इंटरप्रिटेशन, ये था मोलर मास इंटरप्रिटेशन। और अब जो थर्ड स्टेटमेंट हम पढ़ रहे हैं, ये है इसका मोल इंटरप्रिटेशन के 1 मोल कार्बन कह सकते हैं ना, 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये भी करेक्ट है। फोर्थ है कि 1 ग्राम कार्बन रिएक्ट्स विद 1 ग्राम ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ना तो ये मोल इंटरप्रिटेशन है। मोल इंटरप्रिटेशन ऐसे है ना कि ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, ये ना 1 मोल, ना ही ये मोल इंटरप्रिटेशन है, ना ही ये मोलर मास इंटरप्रिटेशन है। मोलर मास इस तरह से कि कार्बन का मोलर मास, ऑक्सीजन का मोलर मास, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास, ये उन्होंने ग्राम इंटरप्रिटेशन लिखी होगी। अब 1 ग्राम कह रहे हैं, हम 1 की बजाय 2-3 ग्राम्स भी कर सकते हैं, ऐसा है कि नहीं है। मोलर मास को तो हम चेंज नहीं कर सकते ना, हम ये नहीं कह सकते कि 12 ग्राम है तो यहाँ पे है जो है वो हम कह दें कि इसकी मोलर मास इंटरप्रिटेशन में ये 12 ग्राम नहीं है बल्कि ये जो है वो 20 ग्राम्स है, हम नहीं कह सकते। लेकिन वो सिंपल उसने ये ग्राम्स यूज कर लिए हैं, ये हम अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं, और ये ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। जो फर्स्ट वाली है, बच्चे फर्स्ट वाली स्टेटमेंट में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो भी इनकरेक्ट है। देखो वो सिंपल एटॉमिक और मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन है। हमने प्रीवियस लेक्चर में जब स्टोकियोमेट्री को स्टार्ट किया था, स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको एक इक्वेशन लिखवाई थी, वाटर वाली थी शायद, उसको मैंने आपको तीनों तरह से इंटरप्रेट करके दिखाया था कि उसका मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन भी हो सकता है, कि हम ये कह सकते हैं कि 1 मॉलिक्यूल, ये 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का है, ये 1 एटम कार्बन का है। तो मॉलिक्यूलर और एटॉमिक इंटरप्रिटेशंस भी होती हैं। ओके, मोलर मास और मोल्स इंटरप्रिटेशन तो जनरल बात है ना, फिर सबको समझ में आ जाती है। लेकिन ये जो मॉलिक्यूलर या एटॉमिक है, ये थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि यार एक एटम कार्बन का, वो तो एटम तो जो नजर भी नहीं आता, फिर एक एटम कार्बन का कहाँ से लेकर आएंगे, और सिर्फ 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, वो भी बहुत ही स्मॉलेस्ट है, तो ये कैसे रिएक्ट कर रही है। तो बेसिकली ये एटॉमिक लेवल पे या मॉलिक्यूलर लेवल पे हम ऐसे इंटरप्रेट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इस लिहाज से करेक्ट है। तो ऑप्शन डी जो है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर उसने बहुत ही रैंडम ग्राम्स लिखे हुए हैं जो समझ से बाहर है। ना तो ये एटॉमिक इंटरप्रिटेशन है, ना मॉलिक्यूलर है, ना ही मोलर मास है, और उसने 1 ग्राम लिखा हुआ है, वो 2-3 ग्राम्स कुछ भी हो सकता है, इसलिए ये इनकरेक्ट। एक और एमसीक्यू करते हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही क्रिटिकल है, इसको आपने ध्यान से समझना है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ अमोनिया विल हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज 15 ग्राम्स ऑफ बेंजीन। C6H6 इज बेंजीन के 15 ग्राम्स ऑफ बेंजीन में, कि 15 ग्राम्स ऑफ बेंजीन है, इसमें how many grams of ammonia will have the same number of molecules, कि जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 15 ग्राम्स ऑफ बेंजीन में है उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होने चाहिए इनमें से कोई
ग्राम्स ऑफ अमोनिया के, सपोज x ग्राम्स ऑफ अमोनिया, x जो हमने फाइंड आउट करना है और x इन्हीं में से कोई एक हो सकता है। क्वेश्चन उसमें ये कहा कि 15 ग्राम्स ऑफ बेंजीन, इसमें जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, सपोज x मॉलिक्यूल्स हैं, वो उतने ही हैं जितने के x ग्राम्स ऑफ अमोनिया में होंगे। तो ये x हमने फाइंड आउट करना है कि अमोनिया के कितने ग्राम्स लें तो वो 15 ग्राम बेंजीन के इक्वल हो, अमोनिया के कितने ग्राम्स हो कि उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो 15 ग्राम बेंजीन वाले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के इक्वल है। तो बहुत ही लॉजिकल ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना है आपने। तो देखो क्वेश्चन इसने ये कह दिया है कि जो 15 ग्राम बेंजीन है वो, क्वेश्चन उसने ये कहा है कि जो 15 ग्राम बेंजीन है वो x ग्राम्स अमोनिया के इक्वल होगा और फिर इन दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होंगे। अब क्वेश्चन उसने कह दिया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होंगे। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम है तो इसका मतलब है कि दोनों में जो नंबर ऑफ मोल्स है वो भी सेम होंगे। बस आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। यही एक सिंपल ट्रिक है इसमें कि जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर है उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 15 ग्राम बेंजीन में होंगे, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन में ही उसने कह दिया है कि विल हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज 15 ग्राम्स ऑफ बेंजीन। बेसिकली हमने ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मोल्स ऑफ बेंजीन फाइंड आउट कर लेंगे। तो जितने बेंजीन के मोल्स होंगे उतने ही अमोनिया के मोल्स होंगे। तो मोल्स से फिर हम मैस तो इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे हमारे पास फॉर्मूला है कि मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस वाला फॉर्मूला लगाकर हम इसके मैस को फिर इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले हम मोल्स ऑफ बेंजीन फाइंड आउट करते हैं, NC6H6। ये फाइंड आउट करना हमारे लिए इजी क्यों है? क्योंकि इसका मैस भी गिवन है कि 15 ग्राम्स और मोलर मैस भी बेंजीन का हमें पता है कि 78 होता है। कैलकुलेट करके देख लो। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आंसर हमारे पास आएगा, इतने मोल्स जो हैं वो बेंजीन के आ गए हैं। अब इतने मोल्स बेंजीन के हैं, इसका मतलब इतने मोल्स ही अमोनिया के हैं। तो अमोनिया के मोल्स भी कितने होंगे? 0.1923 मोल्स ही होंगे। अब मोल्स से हम मैस इजीली फाइंड आउट कर लेंगे इस फॉर्मूला के थ्रू कि मैस इज इक्वल टू मोल्स क्रॉस मोलर मैस है इसका अमोनिया का 17, ऐसा ही है ना, नाइट्रोजन का 14 और प्लस 3 17। तो ये हमारे पास आंसर आएगा 3.27 ग्राम्स। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। इसका मतलब है कि 3.27 ग्राम्स अगर अमोनिया लें तो वो 15 ग्राम्स बेंजीन के इक्वल। अगर 3.7 ग्राम्स अमोनिया है और 15 ग्राम्स बेंजीन है, दोनों इक्वल हैं, दोनों में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों में इक्वल नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, इसको सॉल्व करने का एक शॉर्टकट मेथड भी है, वो देखते हैं जरा। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला जो है वो इस तरह से है कि अगर इस तरह से हमारे पास दो आ जाते हैं कंपाउंड्स या केमिकल्स, जिनको कंपेयर करना है या बताना है, एक की तरफ देख के दूसरे के ग्राम्स फाइंड आउट करने हैं या मोल्स फाइंड आउट करने हैं, तो फॉर्मूला इस तरह से है कि एक को हम ए का नाम देंगे और दूसरे केमिकल को बी का नाम देंगे। तो मैस ऑफ ए ओवर मोलर मैस ऑफ ए इज इक्वल टू मैस ऑफ बी ओवर मोलर मैस ऑफ बी। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इसके थ्रू जो है वो हम मैस फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम ए सपोज करेंगे कि क्या है, अमोनिया है, ओके। ए हमारे पास अमोनिया है और जो बी है वो बेंजीन है, C6H6। तो अमोनिया का मैस हमने फाइंड आउट करना, तो मैस ए इसी तरह ही आएगा।
अमोनिया का जो मोलर मास है वो 17 है। मास बी हमें बेंजीन का मास इसने दिया हुआ है 15 और बेंजीन का मोलर मास है 78। तो इसको जब आप करोगे तो मास ऑफ ए आ जाएगा, यानी कि मास ऑफ अमोनिया आ जाएगा। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो भी 3.27 ही आएगा। ठीक है, 3.27 ग्राम ही आएगा। नजर आ रहा है? इसके बाद 3.27 ग्राम ही आएगा इसका आंसर। तो ये जो है वो ये शॉर्टकट मेथड है। इसको अगर ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब हमें दो केमिकल्स दिए हुए हो, बोला जाए कि इनके मैसेज को या इनके जब वो कंपेयर करके बताएं तो फिर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट एमसीक्यूज है, बस इसको देखते हैं। इसके बाद हम अपने इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऑप्शंस दिए हुए हैं 1 ग्राम बेंजीन और उसका फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है। 1 ग्राम TNT ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी गिवन है। 1 ग्राम फॉर्मेल्डिहाइड एंड 1 ग्राम ग्लूकोज। तो देखो हमने बताना है कि इसमें से लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में है। तो आप देख रहे हैं कि जो उसने कंपाउंड्स दिए हुए हैं बेंजीन, TNT, फॉर्मेल्डिहाइड और ग्लूकोज, इसका मैस सेम है, सारे के सारे 1 ग्राम्स ही हैं। अगर मैस सेम है तो फिर अब हम मूव ऑन करेंगे मोलर मैस। हम देखेंगे इन सब का मोलर मैस। जिसका मोलर मैस सबसे कम होगा उसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ऐसा क्यों? देखो मैंने कहा जिसका मोलर मास कम होगा यानी कि स्मॉल मोलर मास होगा, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है अगर स्मॉल मोलर मास है तो उसमें लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। क्यों? क्योंकि वी नो दैट मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। अब ये जो स्मॉल m है ये तो कांस्टेंट है हमारे केस में। देखो सबका उन्होंने 1 ग्राम बोला हुआ है, ऐसा है कि नहीं है? तो फिर अब हम मोलर मास की बेसिस पे चेक करेंगे तो जो मोल्स हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है मोलर मास के। जिसका सबसे कम मोलर मास होगा उसमें नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हैं तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होंगे। ऐसा है कि नहीं है? उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि मोल्स जैसे हम पता है 1 मोल ये एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के इक्वल है, और अगर हम 2 मोल्स कर देंगे, मोल्स हमने ज्यादा किए हैं तो वो 2Na मॉलिक्यूल्स के इक्वल होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। तो अब हमने इन चारों ऑप्शंस में से चेक करना है कि मोलर मास सबसे कम किसका है। जिसमें सबसे कम मोलर मास होगा उसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो अगर हम देखते हैं कि बेंजीन का मोलर मास हम फाइंड आउट करें, फर्स्ट ऑप्शन इज बेंजीन, तो इसका होता है 6 × 12 प्लस 6 × 1, तो ये आ जाता है 78 ग्राम्स पर मोल। ओके, सेकेंड ऑप्शन है TNT का, हमें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से ही लग रहा है कि उसका मोलर मास तो बहुत ज्यादा होगा। देखो नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन के 6 है और कार्बन के 7 है, तो हमें इसका मोलर मास फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। जिसमें सबसे कम, जिसका सबसे कम मोलर मास होगा उसी में ही सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ये TNT तो नहीं हो सकता। अब फॉर्मेल्डिहाइड का देखो, CH2O, कार्बन का 12 प्लस 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे 30 ग्राम्स पर मोल्स। ठीक है, और ग्लूकोज का भी फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से ही उसका बहुत ज्यादा मोलर मास लग रहा है। अब बेंजीन और फॉर्मेल्डिहाइड में से देखो तो फॉर्मेल्डिहाइड का सबसे कम मोलर मास है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसमें होंगे? 1 ग्राम फॉर्मेल्डिहाइड में। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज था और ये अमूमन पूछा जाता है। ठीक है,
तो इसमें हमने ये वाला कॉन्सेप्ट यूज किया कि मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। अगर मास कांस्टेंट है तो फिर मोल्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है मोलर मास के। तो यहाँ तक हम अपने इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएक्टेंट वाला। और तब तक के लिए आप पढ़ते रहे, वो वीडियो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी। ऑल द वेरी बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम।